वेलकम बैक। आज का ये हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे एक भाषा की यात्रा और मानव विकास को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सीधा सवाल यही है, चलो एक लैंग्वेज की जर्नी को पढ़ना तो ये तो समझ में आता है, लेकिन क्या मानव विकास को पढ़ना समझना, क्या ये मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन में हेल्प करने वाला है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपको सीधे तौर पे मदद नहीं करेगा। इसका रिज़ल्ट आपको इंस्टेंटेनियस नहीं दिखेगा, बल्कि ये आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा देगा। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और मैसेज देना चाहता हूँ, और ये मैसेज यही है कि इसमें बहुत सारे ऐसे-ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको मैंने इसमें जगह दी है इस हेल्प गाइड में, जो कि आपको पहली नज़र में देखने को लग सकता है कि क्या इसे पढ़ना सच में वाक़ई में ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका स्पीकिंग से तो कोई संबंध नहीं है। तो हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसका स्पीकिंग से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इस चीज़ को समझना आपको लॉन्ग रन में आपको बहुत मदद करेगा। और ये कैसे मदद करेगा? ये आपकी फ्रस्ट्रेशन मिटाएगा। ठीक है, और किसी भी लैंग्वेज के प्रति, वो दुनिया की कोई भी भाषा हो सकती है, ठीक है, उस चीज़ के प्रति ये सिर्फ आप, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी हिंदी मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं हिंदी बोलता हूँ तो दैट इज़ वाई हिंदी एक महान भाषा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं है। और भी दुनिया में कई भाषाएं हैं जो बोली जाती है, और वो उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि हिंदी या फिर कोई दूसरी भाषा। जैसे आप भारत में ही देखते हो कि भाषा को लेकर के भी बहुत जद्दोजहद होती रहती है। तो ये वो लोग करते हैं जिन्हें मैं कह सकता हूँ कि उन्हें नहीं पता कि भाषा का विकास कैसे होता है। आज तक आज जो हम भाषा बोलते हैं, जो भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस हर एक भाषा की कहीं न कहीं एक अच्छा इतिहास है। उस भाषा की अपनी एक महत्ता है। ठीक है? कोई भी भाषा ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, भले ही उसको बोलने वाले कम हों या फिर वो भाषा विलुप्त हो चुकी है या फिर वो भाषा कम लोग बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई एक भाषा ऊपर हो गई और एक भाषा नीचे हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स को मैंने इसलिए भी रखा है ताकि आप किसी भी भाषा के प्रति आप काफ़ी संवेदनशील रहे और आप उस भाषा का सम्मान करें एक तरीके से। वो ये नॉलेज आपको किसी भी लैंग्वेज के प्रति आपको पोलाइटनेस से भर देगा। ठीक है? क्योंकि भाषा का विकास इतना इतना भी सरल नहीं था जितना कि आज हमें लगता है। ठीक है? अभी आप बचपन में आपको हिंदी का माहौल मिला था, आप हिंदी बोल रहे हो। तो ये जो भाषा है, ये यूँ तो नहीं बन गई ना, इसे किसी ने ना किसी तो बनाया होगा। हम धार्मिक मान्यताओं की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है? हम उन मान्यताओं की बात नहीं कर रहे जो हमारी किताबों में लिखा होता है। हाँ, वो सब सारी चीज़ें एक तरीके से माइथोलॉजी है। ठीक है? मतलब धार्मिक मान्यताएँ, हम उसको भी एक साइड रख रहे हैं क्योंकि हमारा इन सब चीज़ों से अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है? हम बस साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है? जो वैज्ञानिक तथ्य हैं हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि यही वो सारी चीज़ें हैं जो हमें लॉजिकली, जो हमें समझ में आती है। किसी ने कोई बुक में कुछ लिख दिया और आप उस चीज़ को मान करके आप उसको आज फॉलो करते हो कि नहीं। जैसे मान लो कि ये भाषा तो इन्होंने बनाई, ऐसा कोई नहीं बता सकता आपको। दुनिया में जितनी सारी भाषाएं हैं ना, आप किसी भी भाषा के बारे में किसी एक व्यक्ति को नहीं जोड़ सकते कि हाँ, इस भाषा को इस व्यक्ति ने बनाया। हाँ, ऐसे कुछ आर्टिफ़िशियल भाषाएँ होती हैं जो आज के मॉडर्न ग्रामर में बना देख कर के उस चीज़ को बनाया जा सकता है, और बहुत लोगों ने बनाने का प्रयास भी किया है, लेकिन वो भाषाएँ ज़्यादा चली नहीं। ठीक है? तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी भाषा बड़ी या छोटी नहीं होती। ठीक है? और दूसरी बात, ये जो भाषा का विकास है और मानव विकास है, इसको अगर हम समझेंगे तो हम वाक़ई में भाषा को एक तरीके से, दुनिया की कोई भी भाषा हो उसको हम सम्मान दे पाएँगे। आप कहोगे कि मुझे भाषा को सम्मान दे मैं यहाँ भाषा को सम्मान देने के लिए थोड़ी आया हूँ। तो देखो, मैं यही कहूँगा कि अ, आप चीज़ों को समझते नहीं हो, इसलिए आप ये बातें अभी आप कह कह गए या फिर कह सकते हो। ठीक है? ख़ैर, हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेकर के। ठीक है? हमारे पूर्वजों, मैं अपने दादा परदादा या फिर इन सब की बात नहीं कर रहा। वो सारे लोग जो करोड़ों साल पहले हुए, करोड़ों साल पहले, मैं तो ज़्यादा बोल गया, लेकिन 20 से 50 साल पहले के लोग ने कैसे सारी चुनौतियों को पार किया और अपनी सीमाओं के बावजूद
जब हम यह जानेंगे, समझेंगे, फिर हम उनकी ये जो जद्दोजहद है, उनकी ये जो प्रेरणा है, इनको देख उनकी लिमिटेशंस को देख करके जब हम उनकी लिमिटेशंस को, उनकी सीमाओं को समझेंगे कि वो कितना सीमाओं में बंधे हुए थे, कोई जानकारी नहीं थी, कोई भी ज्ञान का साधन नहीं था, फिर भी लोगों ने कुछ तो हुआ होगा पास्ट में जिसके कारण आज ये हिंदी लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही है और इंग्लिश लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही है, जिसके कारण आज और आप हम लोग यहाँ पे बैठ कर के हिंदी इंग्लिश एक तरीके से आप सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अचानक से नहीं हो जाती, उसकी एक कहानी होती है। ठीक है, तो वही कहानी इस मॉड्यूल में हम समझेंगे, इस लेक्चर में हम समझेंगे। हालांकि ये लेक्चर बड़ा होने वाला है, इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में बनाने वाला हूँ। ठीक है, आज हम पूरा मानव इतिहास भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसको मैं अलग अलग नए नए लेक्चर्स में डिवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज जितना हो सकता है हम उतना आज पढ़ने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मानव विकास को समझना किसी भी भाषा के बोलने से टोटली कनेक्टेड है। यह जानना हमें इंग्लिश स्पीकिंग में मदद करेगा। अभी तो मैं कह रहा था कि मानव विकास को समझना एक तरीके से हमें ये भाषा के बोलने से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये भाषा के विकास और भाषा का ये जो विकास है और मानव का जो विकास है, अगर हम इसको समझेंगे तो ये डायरेक्टली स्पीकिंग से कनेक्टेड है। तो ये फिर क्या है? तो बेसिकली ये इसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने फिर वही कहा कि ये आपको लॉन्ग रन में पता चलेगा, ये डायरेक्टली स्पीकिंग से कनेक्टेड है, लेकिन इसका असर आपको अभी नहीं दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ें समझना डायरेक्टली आपके स्पीकिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसका असर अभी आपको नहीं दिखेगा, इसका असर आपको लॉन्ग रन में दिखेगा। ठीक है, सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे जो सही बात है, एक तरीके से कह लो जो रियल फैक्ट है, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, ये इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि इसका टोटली स्पीकिंग से ही नाता है। तो फिर अब कहानी आती है कि शुरू कहाँ से करें, किसको पहले समझे, भाषा का विकास या फिर मानव का विकास। और ये सारे जो नोट्स हैं ये मैंने पर्सनली बनाए हैं। ठीक है, तो चूँकि भाषा इंसान के लिए होती है, ना कि इंसान भाषा के लिए होता है, तो पहला कौन ज़्यादा मायने रखता है, भाषा या इंसान? ऑब्वियस ही बात है, इंसान मायने रखता है। तो इसी कारण हम पहले मानव विकास को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मानव विकास नहीं होगा तो फिर भाषा कहाँ से जन्म लेगी? पहले हम आए, पहले मानव बने। ठीक है, तब जाकर के भाषा ने विकास लेना शुरू करा, भाषा का जन्म हुआ। ठीक है, तो हम मानव विकास को समझेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जब हम मानव विकास को समझ जाएंगे तब हम भाषा के विकास को भी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, और ये आपको काफ़ी आपको लग सकता है कि हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, आप सिर्फ टॉपिक पे ध्यान दो, आप सिर्फ इस टॉपिक को समझो। ठीक है, स्पीकिंग के लिए मैंने बोला इसमें समय लगता है। ठीक है, और अगर आप समय नहीं दोगे तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट ऑन मी। ठीक है, कि मैं यहाँ पे एक भी कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाने वाला हूँ जो आपकी स्पीकिंग से रिलेटेड ना हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक भी ऐसी चीज़ नहीं रखी है इस सिलेबस में, सेल्फ गाइड में। ठीक है, जो आपकी स्पीकिंग को इन्हांस करने में मदद ना करे। ठीक है, तो अगर अभी चीज़ें आपको दूसरी ओर जाती हुई दिखेगी भी भली, लेकिन आपको हटना नहीं है, स्टे विद अस। ओके, और चीज़ों को सिर्फ टॉपिक पे ध्यान देना। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली कम्युनिकेशन से रिलेट अभी मत करना। मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि अभी आने वाले ये जो जर्नी ऑफ ए लैंग्वेज अलॉन्ग विथ ह्यूमन इवोल्यूशन, और ये जो 3 टॉपिक्स हैं यहाँ से यहाँ तक, इन सबको डायरेक्ट स्पीकिंग से कनेक्ट मत करना। ठीक है, स्पीकिंग से अभी कनेक्टेड नहीं हो दिखेंगे, आपको लॉन्ग रन में दिखेंगे। ये हैं चारों के चारों स्पीकिंग से ही कनेक्टेड, लेकिन अभी आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम मानव विकास को समझना शुरू करते हैं। फिर वही सवाल कि यह ज़रूरी क्यों है। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर यही है कि हम ये जो आगे 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन ब्रेन एंड वोकैबुलरी रिमेम्बरेंस वर्सेस सबकॉन्शियस ब्रेन एंड देन आई वर्सेस ह्यूमन ब्रेन, ये जो होने वाला है ये इसका फाउंडेशन तैयार करेगा। ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, लैंग्वेज का जर्नी
और ह्यूमन का इवोल्यूशन। ये आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इसका ये वाला जो टॉपिक है बेस तैयार करेगा, एक तरीके से ये फाउंडेशन तैयार करेगा, आधार तैयार करेगा। ठीक है। और दूसरी बात, जब हम मानव विकास को समझेंगे तब हमें अपने दिमाग की सीमाएं नज़र आएंगी और तभी हम जान पाएंगे कि हमें भाषा को सीखने में ज़्यादा समय क्यों लगता है। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि भाषा हम नहीं सीखते, हमारा दिमाग सीखता है। और अगर हम दिमाग को अच्छे से समझेंगे, समझ पाएंगे कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, तो मुझे आशा है कि आप ये समझ पाएंगे कि हमें भाषा को सीखना कैसे है। ठीक है। बेसिकली आगे जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये इस चीज़ का आप ऐसा समझ लो, ये बेस तैयार मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो बेस तैयार करने में तो टाइम लगता ही है। ठीक है। और देखो, मैंने फिर बोला, अभी आपको चीज़ें बहुत ही अलग दिशा में जाती हुई नज़र आ रही होंगी, लेकिन आपको साथ में रहना है। ठीक है। और आप इस चीज़ को समझना है, सिर्फ टॉपिक को समझो। ठीक है। दूसरी बात, इस चीज़ को तो हम आई थिंक हमने कवर कर लिया। ठीक है। पहला क्या है, ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये इन तीनों का बेस है। ठीक है। और दूसरी बात, हम ये समझ पाएंगे कि हमारा ब्रेन काफ़ी ना लिमिटेड तरीके से काम करता है। ये जो हम कहते हैं कि ह्यूमन आर इंटेलिजेंस या वी आर, बट इसकी भी एक लिमिटेशन है। ठीक है। और तीसरा कि खैर ये तो मैंने इसको अलग से ऐड करा है कि हम अपने पूर्वजों से मिली हुई इस अनमोल विरासत को समझ पाएंगे। अभी हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी का इतिहास, जब हम अगर मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा होता तो मैं आपको हिंदी का इतिहास बताता। ये किसी एक भाषा के इतिहास के बारे में नहीं है, ये दुनिया की सभी भाषाओं का इतिहास के बारे में है। ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे भी। हम दुनिया के सभी भाषाएं जहाँ से ओरिजिनेट हुई, हम इसका इतिहास जानने वाले हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर भाषा, हिंदी, इंग्लिश, जर्मनी, पोर्चुगल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लैंग्वेजेस। ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी लैंग्वेज दैट वी एज अ ह्यूमन स्पीक। ठीक है। इट डजेंट मैटर वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम, हम कहाँ से आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर। वट रियली मैटर्स इज वट लैंग्वेज वी आर स्पीकिंग राइट नाउ, एंड we are trying to understand the history of that language, history of the universal, not the universal language, history of all languages. ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज वेयर टू स्टार्ट। फिर वही कि शुरू कहाँ से करें, कि मानव इतिहास तो समझना है हमें, हमारी कहानी क्या है इसे तो समझना है। ठीक है। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग जाती है वो ये कि अगर मुझे किसी चीज़ को समझना होता है तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। अगर कहीं पर मैं अटक जाता हूँ, कहीं पर मुझे बातें समझ में नहीं आ रही होती है, कहीं पर ऐसा मुझे लगता है कि देर इज़ समथिंग दैट इज़ मिसिंग इन दैट, कि यहाँ पे कुछ तो है जो मिसिंग है, सो आई जनरली स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है। मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ सीखने की, और यही चीज़ और यही मेथड मुझे काफ़ी दूर तक भी ले जाती है और काफ़ी डीपली भी ले जाती है। ऐसा नहीं कि मैं चीज़ों को बस ऊपर ऊपर देख करके समझ लेता हूँ, नहीं, चीज़ों को शुरू से शुरू करना और पूरी ईमानदारी रखना कि मैंने अभी तक समझा नहीं बात को। आपको खुद से ईमानदारी रखना पड़ेगा। देखो, झूठ तो आप दूसरे से बोल लोगे, लेकिन सबसे घातक बात ये होती है कि हम खुद से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। देखो, खुद से झूठ बोल करके आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है। आप जानते हो कि आप कितने पानी में हो, सो नेवर लाई योर सेल्फ। ठीक है। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो क्या है, तो शुरुआत कहाँ से है? तो शुरुआत तो बड़ा अजीब दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पे मैंने क्या बना रखा है। तो बेसिकली ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये जो हमारी धरती आज है वो जितनी खूबसूरत अभी और रहने लायक लगती है, वो पहले ऐसे नहीं हुआ करती थी। पहले कैसे थे वो, बाकी अन्य प्लैनेट्स की तरह ही, बाकी अन्य ग्रहों की तरह ही एक आग का गोला हुआ करती थी। अब यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन में धरती और आग का गोला कहाँ से आ गया? ठीक है। तो अगेन चीज़ें ऑकवर्ड लग रही होगी, कोई बात नहीं, समझो इस चीज़ को। ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी ज्योग्राफी में अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ज्योग्राफी, तो आपको पता होगा कि सारे प्लैनेट जैसे जैसे धरती हैं, सूर्य हैं, और भी सारे सारे जो प्लैनेट हैं, सारे के सारे प्लैनेट आए कहाँ से, इसकी बात अभी मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा
और लंबा खींच जाएगा। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, मैं पूरा पीछे नहीं जाता। अगर पूरा पीछे जाओगे तो एक थियरी है, अगर आप पूरा पीछे जाना चाहते हो देन यू कैन learn about this theory, and the theory is called the Big Bang theory। ये चीज़ मैं कहाँ से उठा रहा हूँ? द बिग बैंग थियरी। ठीक है, ये थियरी है जो यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में समझाते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना कैसे है, ये सारी चीज़ें आ कहाँ से गई, इतनी सारी चीज़ें, और पहले कहाँ थी। ये ये जो द बिग बैंग थियरी है वो इस चीज़ को एक तरीके से आंसर देने की कोशिश करती है। पूरी तरीके से नहीं दे पाती, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट डज नॉट लुक लाइक, एक तरीके से साइंटिफिक नहीं लगती वो चीज़ें, एक तरीके से मिरेकल लगने लगती है। तो लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ कि हम अर्थ पहले क्या क्या थी, एक आँख का गोला थी। तो दिस इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट, दिस इज़ नॉट एनीबडीज इमेजिनेशन, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक फैक्ट है कि ये धरती पहले आँख का गोला हुआ करती थी। ठीक है, और इसमें बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी हुआ करते थे। ठीक है, बिकॉज आग का गोला थी तो बहुत सारे वोल्केनोस थे, क्योंकि सभी जगह आग ही आग थी। ठीक है, तो तो यानी कि कहने का मतलब पहले रहने का माहौल नहीं था। ठीक है, जब जैसे जैसे धरती हमें आज दिखती है वैसी ही धरती हमेशा से ऐसी नहीं थी। ठीक है, लाखों करोड़ों साल की उठापटक के बाद धरती पर ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ जहाँ जीवन पनप पाया। ठीक है, धरती को इस स्टेज से आज की स्टेज में आने में ना करोड़ों साल लगे हैं। ठीक है, ये एक साल में नहीं हुआ है, ये करोड़ों साल में हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे उठापटक से क्या मेरा मतलब है? यहाँ पे उठापटक का मतलब है कि उस समय ब्रह्मांड पूरा ही अस्थिर था। चारों तरफ एक तरीके से कह लो कि अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी, और अ, सारे जो प्लैनेट थे, सारे जो ग्रह थे, वो एक दूसरे से काफ़ी टकराते थे, और बहुत सारे जो उल्का पिंड थे वो क्या थे, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, मीटेरॉइड्स, उल्का पिंड, और प्लस में बर्फ़ के चट्टान, ये सुदूर अंतरिक्ष से आते थे और पृथ्वी से टकरा जाते थे। और जब पृथ्वी से टकराते थे तो पृथ्वी की संरचना बदल जाती थी। मतलब पृथ्वी का स्ट्रक्चर, ये जो ऐसा गोल है ना, क्या होता था कि एक ऐसा समझो कि जब कोई एस्ट्रॉइड यहाँ से टकराया, धरती पर इस जगह पे टकराया, तो यह इतना हिस्सा, जितना ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा बड़ा टक्कर है, उसके हिसाब से धरती का ये जो हिस्सा है, बहुत छोटा छोटा हिस्सा, जब इसमें बहुत सारे ऐसे एस्ट्रॉइड गिरते थे तो बहुत सारे हिस्से टूट करके बिखर करके बाहर की तरफ निकल जाते थे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण ही हम आज चल पाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल था जिसके कारण ये जो एस्ट्रॉयड से टकरा करके जो धरती से सारा जो धरती के जो टुकड़े हुए हैं वो धरती की कक्षा छोड़ नहीं पाते थे, धरती का ऑर्बिट छोड़ नहीं पाते थे, और धरती के चारों ओर घूमने लगते थे। ठीक है, आज जो आप चंद्रमा देखते हो ना, ये वही है, धरती का ही एक पार्ट है। ठीक है, धरती, ये चंद्रमा कहीं से बना नहीं है, धरती का एक तरीके से पार्ट है। जब एस्ट्रॉयड इस धरती पर टकराते थे तो धरती का ये जो मलबा था, इसी से आज चांद बना है। ठीक है, और फिर ज्वालामुखी से निकलने वाली राख, लावा, और बर्फ़ की चट्टान से बना हुआ भाप, जो मैंने बताया था कि सुदूर अंतरिक्ष से बर्फ़ के चट्टान आया करते थे। ठीक है, और जब धरती से टकराते थे, और चूँकि धरती तो काफ़ी गर्म थी, जिसके कारण जब वो बर्फ़ आती थी तो धरती की सतह पर गिरने से पहले ही वो भाप बन जाते थे। तो इनके साथ मिल करके एसिड रेन, अम्लीय वर्षा कराते थे, एक तरीके से काफ़ी एसिडिक, माने ऐसा कुछ जो आप हाथ पे रखो तो एक तरीके से आपका जल जाए हाथ, कुछ ऐसा, वैसे ही बारिश हुआ करती थी। और यही प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल तक चलती रही। एस्ट्रॉयड आते थे, धरती से टकराते थे, धरती का मलबा बाहर निकलता था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण फिर वो धरती के पास ही आ जाता था। ठीक है, धरती अपने आप में उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेती थी, खींच लेती थी। तो धीरे धीरे क्या हो गई, पृथ्वी ठंडी होती गई। ठीक है, इस अम्लीय वर्षा के कारण। और चूँकि
आग है, कभी ना कभी तो शांत होगी ही, कभी ना कभी तो इसकी भी एनर्जी घटेगी, और एक तरीके से बारिश भी हो रही है तो वो उस चीज़ को एक तरीके से पृथ्वी को ठंडी होने में एक तरीके से अम्लीय वर्षा का भी काफ़ी रोल है। लेकिन ये फिर अगेन ये 1-2 हज़ार साल में नहीं हुआ, इसको होने में लाखों साल लगे हैं, ठीक है। तो जीवन के पनपने के लिए आवश्यक चीज़ें पृथ्वी की सतह पर आती गई। कुछ एस्ट्रॉयड से आए, कुछ बर्फ़ की चट्टानों से आए, कुछ मीटेरॉयड से आए, कुछ धरती पर पहले से ही थे, धरती के वातावरण में बनना शुरू हुए, कुछ अम्लीय वर्षा के कारण बहुत सारी चीज़ें आई, ठीक है। तो वैज्ञानिकों का मत है कि जीवन के पनपने की शुरुआत लगभग 4 बिलियन ईयर पहले हुई। ये तब की बात कर रहा हूँ मैं जब धरती ठंडी हो चुकी है, धरती पर जीवन पनपने की शुरुआत, धरती पर जीवन पनप सके वैसा वातावरण बना, उसकी जो टाइमलाइन है एक तरीके से 4 बिलियन साल पहले है, ठीक है। मतलब इक्काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 400 करोड़ साल पहले, 400 करोड़ ईयर्स पहले लाइफ की बनने की शुरुआत हुई धरती पे। यस, इट्स नॉट एनीबॉडीज इमेजिनेशन बट इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट। ये किसी के मानव की कल्पना नहीं है, ये किसी रूल बुक में नहीं लिखा है, ठीक है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। और हमें कैसे पता चला? आर्कियोलॉजी से, आर्कियोलॉजिकल साइट्स से, धरती की धरती के स्ट्रक्चर को समझ करके, और भी प्लैनेट को समझ करके, स्पेस में हमने जो भी एक तरीके से कह लो कि तरक्की हासिल करी है, साइंस में जो भी हमने तरक्की हासिल करी है उन सब की मदद से। तो इन बेसिकली सारी जो नॉलेज हमने इकट्ठा करी उन सब की मदद से हम ये जान पाए हैं कि धरती कैसे बनी और हमारा एक तरीके से इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। धरती कैसे बनी और बहुत सारे जो पूरा यूनिवर्स कैसे बना, इसका जवाब कौन सी थियरी देती है? द बिग बैंग थियरी, ठीक है। बिग बैंग का मतलब होता है एक बड़ा विस्फोट, ठीक है। लेकिन ह्यूमन एवोल्यूशन की थियरी कुछ अलग है, ठीक है। ह्यूमन एवोल्यूशन की थियरी द बिग बैंग से नहीं मिलती इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर धरती कैसे बनी, सारे प्लैनेट कहाँ से आए, ये इसका जवाब कौन सा थियरी देती है? द बिग बैंग थियरी, ठीक है। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। तो चलिए हम मानव इतिहास को समझते हैं। ये तो हम समझ गए कि धरती पहले कैसी थी, और ये धरती एक तरीके से ठंडी कैसे हो गई, और यहाँ पे जीवन पनपने की शुरुआत कब से मानी जाती है, कब से हमने अनुमान लगाया, ठीक है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया, ये किसी रैंडम आदमी का काम नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, ये सारा डेटा साइंटिफिक है, ठीक है। तो मानव इतिहास को समझने के लिए अब चूँकि हम कहाँ से आए एक तरीके से, अब बात यहाँ पे आती है। तो हम कहाँ से आए, इस सवाल का जवाब देती है थियरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसको चार्ल्स डार्विन ने दिया था 1859 में, ठीक है। और इस पर एक बुक भी लिखी गई है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। इस थियरी को इस बुक में अच्छे से समझाया गया, और ये बुक कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा है। दिस इज द बुक, ठीक है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन की बुक है। फिंगरप्रिंट, ये इनके फिंगरप्रिंट पब्लिशर है इसके, ठीक है। एंड दिस इज द बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो अगर आपको इस थियरी को और भी गहराई में समझना है कि हमारा इतिहास क्या है, और भी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बस हमारे इतिहास के बारे में कवर नहीं करती है थियरी ऑफ एवोल्यूशन, ये बहुत चीज़ें के बारे में डिस्कस करती है। चलिए यहाँ पे हम बात करें कि क्या आपने कभी ये सवाल अपने आप से पूछा है कि मैं कहाँ से आया? चलो ठीक है, ये इसका जवाब तो मिल जाता है कि मैं अपने मम्मी पापा से आया। मेरे मम्मी पापा कहाँ से आए? तो दादा दादी से। फिर ये दोनों कहाँ से आए? अपने परदादा और परदादी से। लेकिन ये चेन कहाँ से शुरू हुई होगी? कहीं से तो शुरू हुई होगी, ठीक है। तो अगर आपको आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, तो इस सवाल का जवाब कौन सी चीज़ देगी? थियरी ऑफ एवोल्यूशन। यही आपके सारे इतने सालों पुराने सवाल का जवाब देगी, ठीक है।
अगर आप आज तक वेट करते आए तो जाकर के इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करिए, लेकिन वैसे हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, जितना हो सकता है हम इसके ऊपर हम चर्चा अपनी करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात, थियरी ऑफ एवोल्यूशन सिर्फ मानव विकास के बारे में नहीं बात करती है, बल्कि यह हर उस जीव के बारे में बात करते हैं जिसमें जीवन है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, आपको बैक्टीरिया वायरस भी एक तरीके से सजीव होते हैं, यस, ठीक है, क्योंकि उनमें भी वही उस तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं जैसा कि एक कोई एक लिविंग बीइंग शो करता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी ऑल्सो ट्रीट बैक्टीरिया वायरसेस एज अ लिविंग बींग्स, ओके। बट केमिकली दे, जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस एक तरीके से केमिकल होते हैं, ये पूरी तरीके से जिंदा भी नहीं होते, लेकिन पूरी तरीके से मरे भी नहीं होते, ठीक है। ये बीच वाले स्टेट होते हैं। जैसे आप केमिकल की बात करो ना, तो केमिकल को अपनी कोई भी जैसे केमिकल की बात करो तो केमिकल ना ही जिंदा होता है ना ही मुर्दा होता है, एक तरीके से वो केमिकल है, लेकिन वो केमिकल होने के बावजूद वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो एक लिविंग बीइंग कर जाता है। जैसे कोरोना वायरस के मल्टीपल वेरिएंट्स थे, तो अगर वो बस एक केमिकल है तो फिर वो इतनी अलग तरीके से रिप्रोडक्शन जल्दी कैसे कर पा रहा है। सो दीज थिंग्स दैट मेक्स इन चीज़ों को लिविंग बीइंग मानने में हमें मजबूर करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे हो गए, तमाम जीव जंतु और इंसान, मतलब जो भी प्राणी जो आपको सांस लेता हुआ दिखाई देता है, जो भी रिप्रोडक्शन करता हुआ दिखाई देता है, जो भी खाता पीता और ग्रो करता हुआ दिखाई देता है, वो सब कुछ कहाँ से आया, वो थियरी ऑफ इवोल्यूशन इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालती है, एक तरीके से उस चीज़ का आंसर देने की कोशिश करती है, ठीक है। और बहुत हद तक इन्होंने आंसर दिया भी है, और आज लगभग 97% साइंटिफिक कम्युनिटी इस थियरी को सच मानती है, क्योंकि जो कुछ हुआ हमारे पास सारे के सारे एविडेंस हैं। ऐसा नहीं है कि ये बस किसी की मैथोलॉजिकल बुक जैसा है कि किसी ने कुछ लिख दिया, नहीं, दीज ऑल आर साइंटिफिक थियरीज, ठीक है। अब जब मैं थियरी की बात करता हूँ तो ऐसा नहीं कि कोई रैंडम व्यक्ति, ये सारे साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो हमने बात करी कि थियरी ऑफ एवोल्यूशन सिर्फ इंसान के विकास की बात नहीं करता, ये सारे जीव जंतु जो सजीव की कैटेगरी में आते हैं, वो सारे के सारे के बारे में ये बात करते हैं, थियरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं बताते, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु इत्यादि जिनमें जीवन है, यह उनकी कहानी है, उसकी भी बात यह थियरी करता है, ओके। थियरी ऑफ इवोल्यूशन को हम आसानी से समझ पाएँ, इसके लिए हम सबसे पहले यह समझेंगे कि कैसे एक मानव बच्चा जन्म लेता है। आप कहोगे फिर ये कहाँ से आ गया, थियरी ऑफ इवोल्यूशन अभी हम पढ़ रहे थे, अब हम आ रहे हैं कि मानव का बच्चा कैसे जन्म लेता है, एक तरीके से ह्यूमन प्रेगनेंसी से लेकर के डिलीवरी तक कैसे होती है, मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। देखो अगर हमें थियरी ऑफ एवोल्यूशन आसानी से समझ में आए, इसके लिए हम थोड़ा सा मानव का जो बच्चा होता है वो कैसे ग्रो करता है, कैसे फाइनल वो एक तरीके से वो दुनिया में आता है, हमें ये चीज़ को समझना पड़ेगा। तो थियरी ऑफ एवोल्यूशन से पहले हम इस टॉपिक की क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम ये समझेंगे, ठीक है, तो हमें समझ में आएगा कि एक सेल क्या होता है, एक तरीके से ये बेसिक्स में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। अब सवाल ये भी हो सकता है कि ये सेल कहाँ से आया, तो ये सब सवाल के जवाब हमें थियरी ऑफ एवोल्यूशन में मिलेंगे, लेकिन अगर हमें यही सब कुछ नहीं पता तो थियरी ऑफ एवोल्यूशन काम नहीं आएगा। वो एक तरीके से कह लो लेवल 2 का है, तो लेवल 1 में पहले हमें ये जानना पड़ेगा, एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। हमें बेसिक्स तो पहले पता हो जाए कि हम किन के बारे में बात करने वाले हैं। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे थियरी ऑफ एवोल्यूशन को ऐसा नहीं है कि कोई 10th क्लास का बच्चा जा कर के समझ लेगा। अगर उसके पास फाउंडेशन बायोलॉजिकल नॉलेज नहीं है तो थियरी ऑफ एवोल्यूशन को समझना एक तरीके से नहीं समझ सकते आप उस चीज़ को, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा, हम मानव के बच्चे का जन्म कैसे होता है वो समझेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि एक सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, एक सिंगल सेल मल्टीपल सेल में डिवाइड कैसे हो जाता है, आखिर नेचर इतना कॉम्प्लेक्स होते हुए भी परफेक्ट स्ट्रक्चर कैसे तैयार कर देता है। आपको पता है हमारी बॉडीज़ में 43% जो सेल्स हैं
कोशिकाएं हैं वो हमारी नहीं है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, एल्गीज, इन सब के हैं। और बाकी बचे कितने, कितने हुए, 7 और 5, 57% ही ह्यूमन के ऑर्गन्स के, ह्यूमन के एक्चुअल ह्यूमन के सेल्स हैं। 43% हमारे शरीर में जो सेल है वो बैक्टीरिया, वायरसेस, उन सब सारी कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, आप तब सोच सकते हो कि, और हमारे ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, ट्रिलियंस नहीं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बॉडी के भीतर मौजूद हैं। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, फिर भी ये इतना परफेक्ट कैसे बना देती है नेचर, हम इस चीज़ को समझेंगे। क्योंकि थियरी ऑफ एवोल्यूशन को समझने के लिए हमें पहले बेसिक बायोलॉजिकल टर्म्स समझ में आनी चाहिए। आई होप दिस दिस इज़ मेकिंग सम सेंस टू यू। ठीक है, तो चलिए हम इस चीज़ को समझते हैं। तो एक इंसान का बच्चा कैसे जन्म लेता है, हाउ इज़ अ ह्यूमन बेबी बॉर्न। तो हमारी जो बॉडी है इसमें अरबों खरबों ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि एक सेल जो होता है, एक कोशिका जो होती है, वो जीवन को शुरू करने का आधार होता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, जीवन शुरू हो सके इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एक सेल, एक कोशिका। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स बॉडी दिख रहा है, हमारी ये जो पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स बॉडी दिख रही है, वो बस बनी किन सी, उसका फंडामेंटल चीज़ क्या, फंडामेंटल यूनिट क्या है इसका, वो है एक सेल होता है, एक कोशिका होती है। ठीक है, सारी कोशिका से मिलकर के हाथ, नाक, कान, मस्तिष्क, सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, बाल, यहाँ तक कि सब कुछ हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है, एक लिविंग बीइंग के, एक लिविंग ऑर्गन के, एक लिविंग ऑर्गन में जो, एक लिविंग बीइंग के, सॉरी, एक लिविंग बीइंग में जो कुछ भी होता है वो एक कोशिका से होता है। ठीक है, एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो हमारी जो कुछ भी बॉडी में इतने सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखते हैं वो बस एक सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और एक सेल कैसा दिखता है, एक कोशिका कैसे दिखती है, ये कुछ ऐसा है। ये देखो, ये बेसिकली ये बाहर वाला परत है, ये बाहर वाली परत है। इसमें बहुत कुछ है, जैसे ये कुछ है, ये है, ये, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। ये सेल के अंदर का ये स्ट्रक्चर है कि सेल के अंदर चीज़ें क्या क्या चीज़ें होती है, और ये पूरा का पूरा ये एक सेल है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो इसका सेल मेम्ब्रेन है जो बाहर से इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, एक तरीके से पैक किया हुआ रहता है। फिर इसके अंदर घुसो तो इसके अंदर ये जो आपको इस कलर में दिख रहा है, आई आई थिंक स्काई कलर में जो दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डीएनए है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोस भी है, गोल्गी है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। दिख रहा है, ये सेल ऐसा दिखता है। देखो, आपको लग सकता है कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे लाइफ को समझना चाहते हैं। और लाइफ को क्यों समझना चाहते हैं, ताकि हम थियरी ऑफ एवोल्यूशन को समझ पाएँ। हम थियरी ऑफ एवोल्यूशन को क्यों समझना चाहते हैं, ताकि हम अपने आप को समझ पाएँ। हम अपने आप को क्यों समझना चाहते हैं, ताकि हम अपने ब्रेन को समझ पाएँ। हम ब्रेन को क्यों समझना चाहते हैं, क्योंकि ब्रेन ही लैंग्वेज सीखता है। सो दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग ऑल दिस टॉपिक्स. We are not studying biology specifically. One thing that you have to must remember, जब मेरी कोई भी वीडियोस देखो, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। आप जाओ चैनल का आर्ट देखो, उसमें आपको एक चीज़ मिला, एक चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। हर एक चीज़ किसी ना किसी दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आप चीज़ों को सेपरेटली करके आप नहीं देख सकते। ठीक है, आपको आपको लग रहा होगा कि इंग्लिश कम्युनिकेशन में मैं यहाँ पे सेल क्यों पढ़ रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको कभी किसी ने इस तरीके से पढ़ाया नहीं है। आपको कभी किसी ने सेल का कम्युनिकेशन से कोई संबंध बताया नहीं है। ठीक है, आपको बस ये बता दिया गया कि बस बायोलॉजी पढ़ लो, बायोलॉजी का संबंध मैथमेटिक्स से कुछ नहीं है। मैं कहूँ तो, अगर मैं कहूँ कि ज्योग्राफी का संबंध मैथमेटिक्स से है,
एवरी सब्जेक्ट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन विथ मैथमेटिक्स। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती तो आप बायोलॉजिकल कोई भी डिस्कवरी नहीं कर सकते। आपको मैथमेटिक्स नहीं आती तो आप कोई भी फिजिकल भी कोई डिस्कवरी नहीं कर सकते। आपको फिजिक्स नहीं आ सकती, ज़िंदगी में नहीं आ सकती अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती तो, क्योंकि मैथमेटिक्स ही फिजिक्स की लैंग्वेज है। आपको केमिस्ट्री नहीं आ सकती, इवन तो छोड़ो, आपको इकोनॉमिक्स नहीं आ सकती, क्योंकि मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। क्योंकि आपको अगर ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स का इन सबसे कोई रिलेशन नहीं, इसका मतलब ये है कि आप मैथमेटिक्स को समझते नहीं हो। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन का बायोलॉजी से कोई संबंध नहीं, तो ऐसा आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपको ऐसा कभी किसी ने पहले बताया नहीं, ठीक है। एंड ऐसा रियल में है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे मैंने इन सारे टॉपिक्स को ऐड करा है, ठीक है। तो खैर, ये सेल कुछ ऐसा दिखता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने फिर बताया, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइसोसोम है, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर भी होते हैं एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और यहाँ पे लाइसोसोम है। फिर राइबोसोम से यहाँ पे गैल्गी अपरेटस है, गैल्गी बॉडी इसको बोलते हैं बेसिकली, इसको गैल्गी बॉडी भी बोल सकते हैं या फिर गैल्गी अपरेटस। और एक सेल के अंदर क्या होता है, ठीक है। हमने क्या देखा, जीवन को बनाने के लिए जो आधारभूत संरचना हमें चाहिए वो हमें किससे मिलती है, एक कोशिका से मिलती है। और एक कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, एक बाहर का एक प्रोटेक्टेड लेयर होता है जो इन सब को प्रोटेक्ट करके रखता है। एक तरीके से समझो पैकिंग होती है, कोई चीज़ होती है तो उसको बाहर से एक तरीके से पैक करके रखा जाता है ना, तो यही कुछ है सेल मेम्ब्रेन। इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से परत बना करके इन सारी चीज़ों को, लाइसोसोम, राइबोसोम, इन सब चीज़ों को एक कवर करती है, ठीक है। फिर इसके अंदर जाओ तो इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, एक तरीके से चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ठीक है। उसके अंदर फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अलग अलग काम सब करते हैं। क्या काम करते हैं अलग अलग काम, हम वो भी अभी देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर एक सेंटर होता है जिसको हम केंद्रक बोलते हैं, जिसको आप इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हो। एक और होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, एक तरीके से केंद्रिका। सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस, उसके अंदर एक मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, न्यूक्लियाई, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। इसके अंदर सेंटर के अंदर ही डीएनए होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गैल्गी बॉडी है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट होते हैं हर एक सेल, हर एक कोशिका के अंदर ये सब कुछ मौजूद है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक सेल के अंदर क्या क्या होता है और इसका क्या क्या काम है हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक कोशिका के अंदर जो मुख्य अंग हैं हम उनके कार्यों को देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये इसको मैंने 3 स्ट्रक्चर में बांट रखा है। ये सब जो सारी चीज़ें हैं इनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है उनके काम करने के तरीके के हिसाब से, ठीक है। पहला तो हो गया सुरक्षा और ढांचा। एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सेल के अंदर, एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर होता है, एक तरीके से कह लो कि कोई दूसरा अनजान व्यक्ति ना घुस जाए, कोई दूसरा अनजान कुछ एक सेल के अंदर ना आकर के कुछ छेड़खानी कर दे। इसके लिए पहले एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करेगा सेल को कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे रहेगी, कैसे काम करेगी, ये सब कुछ। तो सुरक्षा और ढांचा, और नियंत्रण और सूचना केंद्र, ठीक है। कौन सी चीज़ है जो एक सेल को कंट्रोल करती है, एक सेल के अंदर जो मेन होता है वो क्या होता है, उसको हम देखेंगे। एंड देन ऊर्जा निर्माण और कारखाने, एक तरीके से सेल को पावर कहाँ से मिलती है, क्योंकि देखो हम किससे बने हैं, कोशिका से। अगर हम कोशिका से बने हैं तो अगर मैं ऐसे ऐसे कर पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, तो मुझे एनर्जी तो मिल रही होगी ना। तो अगर कुछ भी हो रहा होगा मेरी बॉडी में तो वो सारा काम एक सेल के अंदर ही तो हो रहा होगा ना। तो यही कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, कौन है जो एनर्जी बनाता है, ये सब कुछ ऐसा, ठीक है। तो सुरक्षा और ढांचे की बात करते हैं। तो सबसे पहले बाहर एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसके थ्रू सारा जो सेल है, सारे सेल के अंदर जो कुछ भी होता है वो एक तरीके से पैक रहता है। इसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये कोशिका का पहला लेयर है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। ये सिर्फ बाहर की चीज़ों को, ये सिर्फ बाहर जो चीज़ें हैं
बस ज़रूरी चीज़ों को अंदर आने देता है और बेकार चीज़ों को बाहर ही रखता है, ठीक है। और इसे ये जानकारी कहाँ से मिलती है कि किस चीज़ को अंदर आने देना है, किस चीज़ को बाहर फेंकना है, वो उसे ये जानकारी डीएनए से मिलती है। देखो ये जो बाहर वाला आपको पीला-पीला दिख रहा है ना, ये हो गया हमारा कोशिका झिल्ली, जिसके जिसके अंदर सब कुछ पैक होता है, ठीक है। एंड देन जैसे इस कोशिका के एक तरीके से एक लेयर अंदर जाओ, तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा कोशिका के अंदर लिक्विड भरा मिलता है, एक तरीके से पानी भरा मिलता है। पानी नहीं होता, एक तरीके से जेली टाइप का होता है। इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। पहला हमने देख लिया, एक सेल मेम्ब्रेन होता है जो सारे सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है, पैक करके रखता है, और ये सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को अंदर जाने देता है और बाकी जो चीज़ें हैं उसको बाहर निकालता है। और इसे ये जानकारी कहाँ से मिलती है? इसे ये जानकारी इस केंद्र से मिलती है, ठीक है, इस केंद्रक से। इस केंद्रक के अंदर एक डीएनए होता है, ठीक है। अब हम दूसरी बात चलते हैं, एक लेयर अंदर चलते हैं, तो हम थोड़ा सा झिल्ली को पार करके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म होता है, और ये क्या होता है? कोशिका के अंदर भरा हुआ एक चिपचिपा, एक तरीके से चिपचिपा होता है, लेकिन ये ट्रांसलूसेंट होता है, माने पानी की तरह, जिसके अंदर आप जब पानी बहुत ही साफ़ होता है तो आप पानी के अंदर क्या है आप देख पाते हो ना, तो वो कुछ ऐसा जेली टाइप का, वाइट जेली टाइप का। तो ये एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है, जिसमें कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी अंग सभी जगह अपनी अपनी जगह पे सुरक्षित रहते हैं। कोई भी अंग थोड़ा सा इधर उधर खिसक ना जाए, एक तरीके से सही तरीके से अपने अपने जगह पे रह करके सारे लोग काम करें, ठीक है। इसलिए ये एक तरीके से सभी चीज़ों की पोजीशनिंग ठीक करके रखता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा बाहर वाला लेयर हो गया सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला स्काई कलर में, ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, ओके, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा? सुरक्षा और ढांचा प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा आता है नियंत्रण और सूचना के अंदर, कि अब हम सेल के अंदर घुस चुके हैं, तो सेल के अंदर कौन कंट्रोल चीज़ें सभी चीज़ों को करता है और कौन सी चीज़ क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे? न्यूक्लियस, केंद्रक, क्योंकि यही कोशिका का ब्रेन होता है, एक तरीके से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक कंप्यूटर का सबसे मेन काम कौन करता है? ऑब्वियस ही बात है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि इससे ही क्योंकि इसी के अंदर डीएनए होता है जो कि पूरी जानकारी, इंस्ट्रक्शंस, कमांड सब कुछ देता है। इसी के पास सारी जानकारी होती है एक तरीके से, ठीक है। किसको क्या काम करना है ये डीएनए ही बताता है, ठीक है। डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आखिरी जब कोशिका विभाजित होगी तो उसके पास कौन कौन सी जानकारी जाएगी, कौन कौन सी जानकारी नहीं जाएगी, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। जैसे हमारी बालों का कलर क्या होगा, हमारे हाथ कैसे होंगे, हमारी हमारी चमड़ी का कलर क्या होगा, हमारे बाल आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरी मूंछ आएंगे कि नहीं आएंगी, ये कुछ इस टाइप का, ठीक है। जैसे मेरे हाथ है तो मेरे हाथ में 5 उंगली होंगी या 10 उंगली होंगी, 6 उंगली होंगी, ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होता है? सारा का सारा डीएनए में स्टोर होता है, ठीक है। ये डीएनए कुछ इस टाइप का दिखता है, ऐसा ऐसा, इसको बोलते हैं, ये हो गया हमारा पहले बात डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको नाम दिया गया है, इस स्ट्रक्चर का नाम है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा याद रखो, एक तरीके से ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और यही सारी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है जो कि ज़रूरी होती है किसके लिए? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सारी चीज़ें काम करे सही से उसके लिए, फंक्शनिंग के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए ऑफ ऑल ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स। डीएनए ही वो सारी की सारी जैविक जानकारियाँ इकट्ठा रखता है जो एक दोबारा जीवन को बनाने में मदद करती है, ठीक है, ताकि सभी चीज़ सही ढंग से काम कर सके, सभी चीज़ सही तरीके से डेवलप हो पाए, फंक्शनिंग अच्छे से सब कुछ कर पाए, लीवर अच्छे से काम कर पाए, किडनी, सब कुछ, ठीक है, ब्रेन अच्छे से काम कर पाए, रिप्रोडक्शन हो पाए अच्छे से, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है? डीएनए के अंदर। और डीएनए कहाँ होता है? एक कोशिका के केंद्रक के अंदर, एक कोशिका के सेल के, एक कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ना दो चीज़ें होती है, सिर्फ दो ही नहीं होती, और भी मल्टीपल चीज़ें होती है, लेकिन मेन रूप से दो। एक न्यूक्लियस में एक डीएनए होता है और एक न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये वाला,
न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है, हमने देख लिया, जो सारी इन्फॉर्मेशन कवर करता है, किसको क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ डीएनए बताता है, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन भी डीएनए बताता है, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन यही कलेक्ट करके रखता है, ताकि पहचानता है कि जैसे आपको मान लो बुखार हो गया, तो बुखार कब होता है, एक तरीके से बुखार होने का बेसिकली मतलब होता है कोई अनआइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट आपके भीतर के, आपके शरीर के भीतर घुस गया है, जिसकी जानकारी डीएनए के पास नहीं है, तो उसको मारने के लिए सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती है। उस इस स्टेज में क्या होता है, जब कोशिका एकदम अपने पीक लेवल पे काम कर रही होती है उस चीज़ को मारने की, उस चीज़ को शरीर से हटाने की, तो इसका कारण क्या होता है ना, हमारा शरीर गर्म होने लगता है, एक तरीके से ऐसा समझ लो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीएनए के पास उस चीज़ की जानकारी नहीं थी, जो बुखार के रूप में वो जो वायरस घुसा है ना अंदर, उस चीज़ की जानकारी डीएनए के पास पहले नहीं थी। अगर होती तो हमें बुखार नहीं आता, बेसिकली कुछ ऐसा है, ठीक है। मैंने बताया न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ होती है, एक डीएनए होता है, दूसरा न्यूक्लियाई होता है। न्यूक्लियो न्यूक्लियस न्यूक्लियाई इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। यह भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, जिसका काम होता है राइबोसोम्स बनाना। आप ये देखो ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर के अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक यहाँ पे दिख रहा है ऐसे ऐसे, ये चीज़ें होती है राइबोसोम्स। यहाँ पे आपको देखो ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, है ना। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे सेंटर में केंद्र के ऊपर भी राइबोसोम्स है। बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए होता है और एक न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। डीएनए क्या करता है, सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, सभी को बताता है क्या काम करना है। और ये न्यूक्लियाई क्या करता है, ये राइबोसोम्स बनाता है। और ये राइबोसोम्स क्या करता है, बेसिकली ये प्रोटीन बनाता है। हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन बनते हैं वो राइबोसोम्स की मदद से ही बनते हैं, ठीक है। तो देखो, एक तरीके से हो गया ये हमारा सेंटर, ये हो गया, यहाँ पे हमारा डीएनए रहता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज़ होता है, एक और न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसको केंद्रिका या फिर न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, ठीक है। मैं इसको न्यूक्लियाई पढ़ता हूँ, ठीक है। ऊर्जा और कारखाने एक तरीके से। अब सेल को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया है वो चीज़ होता है जहाँ पे हमारा सारा का सारा एनर्जी बनता है, ठीक है। हमारे शरीर को जो भी एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है, ठीक है। तो एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके से पावर हाउस है, ठीक है, यहीं पे हमारा सारा एनर्जी बनता है। और राइबोसोम क्या करता है, मैंने पहले ही बताया, डीएनए बताता है उसको, डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है, उसी के अनुसार से ये शरीर में प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपने देखा था ना, एक झिल्ली टाइप का, ये वाला बड़ा टाइप, ये बड़ा अलग अलग तरीके से रास्ता, एक तरीके से गोलनुमा रास्ता बना है। ये क्या होता है, इसमें बेसिकली एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये नेटवर्क होता है जो क्या करता है, पूरी कोशिका में फैला हुआ होता है। इसका काम बेसिकली ये होता है कि ये जो प्रोटीन और ये बेसिकली एक तरीके से वसा भी बनाता है, फैट जिसको एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। प्रोटीन और वसा, लिपिड्स इसको बोलते हैं, इसका निर्माण हो गया, ठीक है। इस चीज़ को ये ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ये जो क्या करता है ना, जैसे प्रोटीन बना राइबोसोम की मदद से, और ये वसा ये खुद बनाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन और वसा को लेकर के, ये जो बना है प्रोटीन और वसा, इसको गैल्गी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो आपने सबसे नीचे लास्ट में देखा था ना, सेल के अंदर ये वाला, ये गैल्गी बॉडी है, यहाँ से ये इसको ट्रांसफ़र करता है, प्रोटीन और लिपिड्स, वसा, ठीक है। एंड देन गोल्गी बॉडी, गोल्जी गोल्जी बॉडी, ये एक तरीके से ये सेल का एक तरीके से पोस्ट ऑफिस होता है। इसमें क्या होता है ना कि जो भी चीज़ें आई, जो भी चीज़ें सेल ने बनाई, उसको अच्छी तरीके से पैक करता है, ठीक है, और उन्हें उनके सही पते पे डिलीवर कर देता है। एक तरीके से डिलीवरी बॉय का काम करता है ये गोल्जी बॉडी, गोल्गी बॉडी, ठीक है। एंड देन लाइसोसोम, ये लाइसोसोम क्या करता है, एक तरीके से
क्लीनिंग का काम करता है एक तरीके से। यह कोशिका के अंदर जो खराब ही चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी खराब हो गई है, वायरस या बैक्टीरिया आकर खराब हिस्सों को, जैसे वायरस बैक्टीरिया, इन सब को क्या करता है, खाकर पचा लेता है, ठीक है, ताकि कोशिका के अंदर साफ सफाई बनी रहे और सभी अंग अपने सही तरीके से काम कर पाए, ठीक है, और सेल के फंक्शन में कोई रुकावट ना आए, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे लाइसोसोम्स है, ठीक है। इस वर्ड को, ये जो है ना न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, आप इस चीज़ को कैसे प्रोनाउंस करोगे, आप एक बार खुद, यू कैन जस्ट कमेंट इट आउट, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में न्यूक्लियाई बोल देता हूँ। तो ये था हमारा बेसिकली, हमें बस अभी अभी सेल को समझा है, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे इस टॉपिक को अभी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पहले प्रेगनेंसी समझेंगे, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन समझेंगे, ठीक है। अभी बस हमने सेल के बारे में एक तरीके से बेसिक ओवरव्यू लिया है, ठीक है। तो सेल में क्या क्या होते हैं, चलिए एक बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। सेल में क्या क्या होते हैं, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइसोसोम्स हैं, ये सारे के सारे, ये न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर डीएनए होता है, और एक न्यूक्लियाई होता है, ये होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा गोल्गी बॉडी, और ये जो छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक जो डॉट्स दिख रहे हैं, जो सभी इन सब में चिपके हुए दिखाई देते हैं, ये है राइबोसोम्स, ठीक है। तो शुरुआत हमने कहाँ से करी थी, ये इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, और ये सेल मेम्ब्रेन, और ये जो है साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड होता है, इसके अंदर जो वाइट लिक्विड होता है, जो चिपचिपा होता है, ये क्या करता है, सारी चीज़ों को उनके सही जगह पे रखता है, ताकि कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिले डुले ना, ठीक है। और इसके अंदर एक केंद्रक होता है, इसके अंदर डीएनए होता है, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। डीएनए सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, और न्यूक्लियाई क्या करता है, ये राइबोसोम्स बनाते हैं। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये इसके केंद्रक के अंदर ही बनता है, ठीक है। और राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और डीएनए क्या करता है, सभी को इंस्ट्रक्शन देता है कि किसको कैसे काम करना है, ठीक है। और प्रोटीन कौन बनाए, राइबोसोम। और फैट कहाँ बनता है, लिपिड्स कहाँ बनते हैं, हमारे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो जो राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो लिपिड्स बनाए, लिपिड्स 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 आई थिंक इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। जो भी वसा बना, राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, इसने लिपिड्स बनाए, वसा, और इस चीज़ को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट कर देता है गोल्जी बॉडी में, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी क्या करती है, उस चीज़ को उसके सही पते पे भेज देती है, ठीक है, एक तरीके से कुरियर बॉय का काम करती है। और लाइसोसोम क्या करता है, जो भी सेल के अंदर खराब हिस्सा है, वो इसको क्या करता है, खा जाता है, एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, और उस चीज़ को सेल से बाहर निकाल देता है, ताकि सेल के अंदर की चीज़ें सही तरीके से काम कर सके, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। तो शुरुआत हमने कहाँ से करी थी, अर्थ से करी थी। अर्थ, वो जो हमने बिग बैंग से शुरू करी थी, ठीक है, यहाँ से हमने शुरू करी थी। और देखा हमने कि ये जो धरती पे ये जो जीवन के पनपने की जो शुरुआत हुई है, वो एक दो, इसमें 1000 साल 2000 साल नहीं, इसमें लाखों करोड़ों साल लगे हैं, ठीक है। और ये काफ़ी लंबी जर्नी थी, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे धरती पे जीवन पनप पाया, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें कैसे हुई, धरती पे ऐसा क्या क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसा माहौल बना कि यहाँ पे जीवन पनप पाए, इसके लिए आपको वो सारी चीज़ें, बिग बैंग थियरी को और अर्थ का हिस्ट्री, अर्थ का इवोल्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उस चीज़ में आपको अच्छे से आंसर मिल जाएगा। अभी हमारा फोकस वो नहीं है, हमारा फोकस कुछ और है। हमारा फोकस है कि हम थियरी ऑफ इवोल्यूशन को समझ पाएँ। थियरी ऑफ इवोल्यूशन समझने के लिए हमने थोड़ा सा अर्थ की हिस्ट्री के बारे में जाना कि कैसे हुआ था, ठीक है। और हम यहाँ पे थे
थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को अच्छे से समझ पाए, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ह्यूमन प्रेगनेंसी और ह्यूमन बेबी कैसे बॉर्न होता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। और इसके लिए हमें सेल को समझना था, तो हमने आज सेल को समझा, ठीक है, कि सेल में क्या क्या होता है। आई होप आप इस वीडियो को एक बार नहीं तो दोबारा देख लेना। और ये जो चीज़ है न्यूक्लियस, ये जो केंद्रिका जिस चीज़ को मैं बोल रहा था, न्यूक्लिया, इस चीज़ को आप किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, यू कैन जस्ट कमेंट इट आउट, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।